प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य रूप के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में संस्कृत के आचार्यों से लेकर हिंदी के आज तक के आचार्यों ने काव्य के दो भेद किए हैं। एक काव्य तो होता दृश्य काव्य और दूसरा होता श्रव्य काव्य। तो हिंदी साहित्य में दृश्य काव्य वह काव्य होता है जिसका आनंद हम आँखों द्वारा देख करके ले सकते हैं, उसको हम दृश्य काव्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत नाटक और एकांकी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी के अनुरूप अगर श्रव्य काव्य के बारे में देखा जाए तो श्रव्य काव्य वह है जिसका आनंद हम कानों द्वारा सुन करके ले सकते हैं, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। और इस दृश्य श्रव्य काव्य के अलग अलग भेद किए गए हैं। जैसे मान लीजिए दृश्य काव्य है तो दृश्य काव्य को हम प्रबंध के आधार पर देखें तो एक तो प्रबंध काव्य होता है, एक होता मुक्त काव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। तो इस प्रकार से काव्य के भेद होते हैं। तो इन काव्य भेदों के बारे में मैं आपको सबसे पहले काव्य रूपों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि चक्षुरिंद्रिय यानी आँखों द्वारा देख करके जिस काव्य का हम आनंद लेते हैं तथा श्रवणेन्द्रिय को ध्यान में रखते हुए काव्य के दो भेद किए गए हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जिसका रसास्वादन मुख्य रूप से चक्षुरेंद्रिय द्वारा किया जाता है। श्रव्य काव्य का आनंद कानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यूँ तो दृश्य काव्य का आनंद भी श्रवणेन्द्रिय द्वारा लिया जा सकता है, किंतु दृश्यों के विधान के कारण चक्षुरेंद्रिय द्वारा जो आनंद उसमें प्राप्त होता है वह श्रवणेन्द्रिय द्वारा नहीं। दृश्य काव्य अपने अभिनेता के कारण विशेष महत्वपूर्ण रहा है इसके साथ ही दृश्य काव्य को हिंदी में नाटक कहते हैं और संस्कृत में रूपक कहते हैं। आज हिंदी में नाटक के साथ ही एक अंक के नाटकों का सृजन भी हो रहा है, जिसे एक अंक होने के कारण एकांकी कहा जाता है। नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य की विधा या रूप हैं, तथापि ये दोनों स्वतंत्र विधा हैं। नाटक गद्य की विधाओं में पर्याप्त महत्वपूर्ण गद्य रूप है। जैसे काव्य के जो दो रूप होते हैं ना, एक होता है गद्य काव्य, एक होता है प्रबंध, एक होता है गद्य काव्य, एक पद्य काव्य और एक होता है चंपू काव्य। तो गद्य काव्य में गद्य की भाषा का प्रयोग किया जाता है, पद्य में पद्यवाणी, और चंपू वह काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण रूप देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत नाटक गद्य की विधाओं में पर्याप्त महत्वपूर्ण गद्य रूप है। इस पर भारतीय नाट्य शास्त्र में गहराई से विचार हुआ है और उसे रूपक की संज्ञा दी गई है। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है अभिनय द्वारा साहित्यिक भावों का प्रदर्शन। दूसरे शब्दों में नाटक का संबंध अभिनेता से होता है और अभिनेता की विभिन्न अवस्थाओं की अनुकृतियों को नाट्य कहते हैं। इस प्रकार जिस रचना का आनंद मंच पर अभिनीत होते हुए देख कर लिया जाता है उसे नाटक कहते हैं। नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं। यह अनुकरण आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक 4 प्रकार का होता है। यह अवस्था शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार की होती है। मानसिक अवस्था का सीधा अनुसरण तो होता नहीं, किंतु अनुभवों और सात्विक भावों द्वारा मानसिक भावों का द्योतन हो जाता है। तो इस प्रकार से नाटक गद्य की एक स्वतंत्र विधा है। और इसी के साथ साथ एकांकी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि दृश्य काव्य का ही एक महत्वपूर्ण रूप है एकांकी, जिसका विकास हिंदी में पश्चिमी साहित्य के परिणाम स्वरूप हुआ। एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र,
एक कार्य, एक परिपार्श्य, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि ये एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। क्लेवर की दृष्टि से एकांकी एक अंक का नाटक है, किंतु दृश्य विधान के अनुसार इसके दो भेद किए जा सकते हैं। पहला एक दृश्य का एकांकी, दूसरा अनेक दृश्यों का एकांकी। तो इस प्रकार से एकांकी जो नाटक के समानांतरी होते हैं, लेकिन नाटक एक थोड़ा सा बड़ा होता है, एकांकी थोड़ा छोटा होता है। नाटक में कई घटनाओं का समावेश होता है, लेकिन एकांकी में एक ही घटना का शिरोधार्य होता है। अब दृश्य काव्य के समानांतर अगर सर्वे काव्य को देखा जाए तो सर्वे काव्य वह काव्य है जिसका स्वर्णेंद्रियों द्वारा सुनकर और जीवों द्वारा पढ़कर आनंद लिया जाता है। सर्वे काव्य के आधार पर पद्य, गद्य और चंपू तीन भेद किए गए हैं। तो पद्य काव्य यानी पद्य काव्य, प्रबंध काव्य सर्वे प्रधान एक भेद है। यह पद्यबद्ध एक सर्गबद्ध कथात्मक काव्य होता है, किंतु कुछ प्रबंध काव्य सर्गों या अध्यायों में विभक्त नहीं होते। यह कथा काव्य और इतिवृत्तात्मक कथा से भिन्न काव्य रूप हैं। केवल पद्यबद्ध, सर्गबद्ध अथवा रसात्मक होने से ही कोई काव्य प्रबंध काव्य नहीं हो जाता, क्योंकि इतिहास है, पुराण है, दर्शन और शास्त्र के ग्रंथ भी पद्यबद्ध तथा अध्यायों में विभक्त होते हैं, किंतु वे काव्य नहीं कहलाते। प्रबंधात्मक कथाएं भी यदि अनलंकृत, रसात्मक या इतिवृत्तात्मक हो तो इन्हें काव्य नहीं कहा जा सकता। प्रबंध काव्यों के आचार्यों द्वारा दो प्रमुख भेद किए गए हैं। एक तो होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो महाकाव्य को बंध के आधार पर देखे जाए तो महाकाव्य के बारे में कहना चाहें तो महत जोड़ काव्य अर्थात बड़ा काव्य। महाकाव्य में आकार की विशालता के साथ ही बाहों की उदारता और विशालता रहती है। उनमें जीवन की अनेक रूपता और शाखा बाहुल्य के साथ जातीय जीवन की झलक रहती है। इसके अगर श्रेष्ठ उदाहरण हिंदी साहित्य में हैं तो वाल्मीकि की रामायण, रघुवंश, रामचरितमानस, पद्मावत, प्रिय प्रवास, सांकेत और कामायनी आदि इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो कि ये महाकाव्य। अब खंड काव्य, हिंदी साहित्य में खंड काव्य वह काव्य होता है जिसमें कोई एक घटना का जिक्र किया जाता है, जिसमें संपूर्ण घटना नहीं बल्कि जीवन के किसी एक मोड़ की घटना का इसमें उल्लेख किया जाता है, तो उसे खंड काव्य कहते हैं। इसके बारे में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था, महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण के खंड जीवन को ग्रहण किया जाता है, उसे ही खंड काव्य कहा जाता है। यह खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिसमें यह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत होता है। अगर हिंदी साहित्य के खंड काव्यों के बारे में देखा जाए तो हिंदी साहित्य में कालिदास का मेघदूत, मैथिलीकृष्ण का अनघ, पंचवटी, सोहनलाल द्विवेदी का कुणाल तथा रामनरेश त्रिपाठी कृत सोपन और मिलन खंड काव्य के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से खंड काव्य होता है। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य पद्य का वह काव्य होता है जिसमें प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध रहता है, जबकि मुक्तक में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है और वह अपने विषय का प्रतिपादन करने में स्वतः ही सक्षम होता है। प्रबंध काव्य में कथानक की श्रृंखला बनाए रखने के लिए छंदों का एक निश्चित क्रम रहता है। इन छंदों में से एक भी छंद इधर से उधर नहीं किया जा सकता, और ऐसा कर देंगे तो इसकी कथा में अंतर आ जाएगा, लेकिन प्रबंध काव्य में ऐसा नहीं होता। इन छंदों में से मुक्तक के प्रत्येक छंद को कहीं से भी उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है, तो इसकी कथा वस्तु या इसके क्लेवर में कोई अंतर नहीं पड़ता। एक आलोचक के शब्दों में प्रबंध कवि की किसी महती इच्छा, इतिव्रत विधायनी बुद्धि और शिल्प कुशल चेतना का परिणाम है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक में प्रबंध की तरह रस की धारा नहीं बहती, जिससे कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत
वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वो बहुत ही सही और सटीक बैठता है, क्योंकि मुक्तक काव्य स्वतंत्र होता है। इसके किसी भी छंद को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसकी व्याख्या बड़ी ही आसानी से आचार्य शुक्ल जी ने की है। गद्य काव्य के अनुसार अगर देखा जाए तो गद्य काव्य के बहुत सारे अंतर होते हैं, जैसे नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्ताज है, संस्मरण है, लघु कथा, ठुमरी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, रिपोर्ताज। तो इस प्रकार से इसके अनेक भेद होते हैं, जिसमें से मैं 2-3 भेदों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसे 1 नंबर पर है उपन्यास। उपन्यास ऐसा गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव जीवन का यथार्थ चित्रण होता है, जिसमें मानव मन को प्रभावित करने की विराट क्षमता होती है। यह मानव जीवन का सर्वांगीण चित्र उपस्थित करता है। वस्तुतः उपन्यास में महाकाव्य की भांति जीवन का समग्र तथा विविधपूर्ण चित्रण समाहित होता है। अर्नेस्ट बेकर के अनुसार उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में उपन्यास को देखा जाता है। उपन्यास के बाद में अगर अपन चर्चा करेंगे कहानी की, तो कहानी के माध्यम से अगर देखा जाए तो यह गद्य सर्वे काव्य के एक अनंतम भेद के रूप में कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कहानी काव्य रूप बंगला के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य में आया है। अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, वहीं बंगला में गल्प तथा हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित है। अंग्रेज विद्वान हडसन के अनुसार लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव विद्यमान रहता है। उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठा से सरल स्वाभाविक रीति से किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन बातों का अगर ध्यान रखा जाता है तो हिंदी साहित्य की विधा जो कहानी है वो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब एक है संस्मरण। किसी व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है वही संस्मरण कहलाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार बहु कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। अब एक है इसका रूप है आत्मकथा। आत्मकथा एक संस्करणात्मक विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन के विषय में निरपेक्ष होकर लिखता है। आत्मकथा वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपनी सबलताओं और दुर्बलताओं का संतुलित एवं व्यवस्थित चित्रण करता है। आत्मकथा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होती है। आत्मकथा को लेखक के जीवन का एक श्रृंखलाबद्ध विवरण कह सकते हैं, जिसमें वह अपनी विशाल जीवन सामग्री की पृष्ठभूमि में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उनको व्यवस्थित ढंग से पाठकों के समक्ष रखता है या फिर अपनी अंतर्दृष्टि से उनको संस्मरण रूप में प्रस्तुत करता है। इन विधाओं के अलावा अगर और देखा जाए तो रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी होती हैं जो गद्य विधाएं हैं। और इन विधाओं के साथ साथ अगर हम देखें तो चंपू काव्य सर्वे काव्य का एक भेद होता है, जिसमें काव्य की एक विधा का उल्लेख साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों भामह, दंडी, वामन आदि ने किया है। यूं गद्य पद्यमय शैली का प्रयोग वैदिक साहित्य, बौद्ध जातक, जातमाला आदि अति प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। चंपू काव्य नाम से इसकी रचना 10वीं सदी के पहले से नहीं हुई। त्रिविक्रम भट्ट की 10वीं सदी के आरंभ की रचना नल चंपू चंपू काव्य का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सोमदेव सूरीकृत, यश तिलक, भोजराजकृत चंपू रामायण, कवि कर्णपूर्ण कृत आनंद वृंदावन आदि यानी चंपू काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हिंदी में कवि मैथिली गुप्त की रचना यशोधरा को विद्वानों ने चंपू काव्य कहा। चंपू काव्य में यानी गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, तो इसलिए इसे चंपू काव्य कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो काव्य रूप होते हैं उन काव्य रूपों के बारे में आपको जानकारी दी। और पहले की कक्षाओं में ये चलता आ रहा है
कि काव्य की कितने भेद होते हैं। एक दृश्य काव्य होता है, एक सर्व्य काव्य होता है। दृश्य काव्य में भी नाटक और एकांकी होता है, तो सर्व्य काव्य में प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, चंपू काव्य है। और गद्य की जो विधाएं हैं, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठुमरी है, आदि के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। बस, धन्यवाद।